हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, जो परीक्षा में 6 नंबर का है और उससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में आप इस अम्ल क्षार और लवण वाले पार्ट का सारांश समझ पाएंगे और किस तरीके के प्रश्न आते हैं वो समझ पाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें किस तरीके से तैयार करने हैं वो आप समझ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नींबू, इमली, संतरा, टमाटर, ये सभी जो हैं खट्टी चीज़ें हैं। और खट्टी चीज़ों का पता अपन कैसे लगा सकते हैं, उसको टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। तो टेस्ट से पता कर रहे हैं तो जितने भी खट्टे होते हैं वो सब अम्ल कहलाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अपन टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते। उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक लिटमस पत्र उपयोग में लेते हैं। क्या उपयोग में लेते हैं? लिटमस पत्र उपयोग में लेते हैं। और लिटमस पत्र क्या करता है? लिटमस पत्र क्या करता है, अगर आपने उसको किसी खट्टे पदार्थ में डाला तो नीला कलर का जो लिटमस होगा वो लाल कलर का हो जाएगा। नीले कलर का लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। इसकी एक ट्रिक होती है अनील, ऐसे अमल और नी से नीला और ल से लाल। ऐसे मैंने छोटे छोटे वीडियो डाल रखे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो। साबुन की कड़वाहट, देखो साबुन की जो कड़वाहट आती है, साबुन का टेस्ट करके देखेंगे तो कड़वाहट जो आती है, अगर कड़वाहट का स्वाद आ रहा है तो वो क्षार कहलाता है। और क्षार का अगर हमें पता लगाना है लिटमस पत्र से, तो लाल कलर का लिटमस पत्र जो होता है वो नीले कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीले कलर का हो जाता है। अगर हम किसी लवण के अंदर लिटमस पत्र को डाल रहे हैं, लवण के अंदर लिटमस पत्र को डालते हैं तो लिटमस पत्र का कोई भी कलर चेंज नहीं होता, कोई कलर चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं वो हैं अम्ल एवं क्षार का रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या है? देखो, पहला गुण तो ये है कि अम्ल और क्षार धातु जैसे कि मेटल जितनी भी होती है, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, जिंक धातु, इनके साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी ये अम्ल है और धातु जिंक है, तो ये अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये तो गई अम्ल के साथ अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया। तो क्षार में देखिए, आप देख रहे होंगे जिंक धातु जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उदाहरण है। तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है। दूसरा गुण, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? जितने भी धातु के कार्बोनेट होते हैं और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिलीज करते हैं, जल बनाते हैं। तो कार्बोनेट जो होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, ध्यान रखना। तीसरा गुण जो है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ध्यान रखना, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट गुण जो है, जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देता है? जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। और जल की उपस्थिति में क्षार क्या देता है? अगर अम्ल H+ देता है तो क्षार क्या देता है? क्षार OH- देता है। जल की उपस्थिति में क्षार OH- देता है। अब अपन इसके बाद में देखते हैं अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का मापन किससे किया जाता है? अम्ल एवं क्षार यानी कोई पदार्थ कितना ज़्यादा खट्टा है, कितना ज़्यादा क्षार है, तो उसका पता लगाने के लिए एक pH स्केल काम में लिया जाता है। pH स्केल काम में लिया जाता है। और P का मतलब यहाँ पर पुषांश होता है, H यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को बताता है। ठीक है। और P यानी पुषांश यानी पावर है हाइड्रोजन आयन की। मैंने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन अम्ल एवं क्षार एवं लवण के और भी वीडियो डाल रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहां पर जाकर भी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, क्योंकि मैं इन वीडियो में केवल आपको सारांश बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ कि आपने अगर पूरा पढ़ लिया है तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसीलिए आप मेरा ये वीडियो पूरा देखना, और इसके अलावा जो मैं लिंक डाल रहा हूँ उसको भी ज़रूर देखना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके साइंस में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को जरूर बताओ जिससे कि वो भी अच्छे नंबर ला सकें। कर भला तो हो भला। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे pH हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहाँ पे pH क्या है?
पीएच जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। पीएच क्या बताता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर पीएच स्केल पर अगर 0 लिखा हुआ है तो वो अधिक अम्लता को बताता है, अगर 14 लिखा हुआ है तो अधिक क्षारकता को बताता है। अगर 14 किसी भी पदार्थ का अगर पीएच स्केल पर मान 14 आ रहा है तो बहुत अधिक क्षार होगा, और किसी पीएच स्केल पर 0 आ रहा है तो वो अधिक अम्लीय होगा। उदासीन विलयन आता है 7 पे। किस पे आता है? 7 पे आता है। ठीक है। पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने करी थी। किसने करी थी? सोरेनसन ने करी थी। नेक्स्ट, जल में अम्ल मिलाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो देखिए, जल में अम्ल मिलाते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, अगर कोई सांद्र अम्ल है और अगर उसमें अपन ने जल मिला दिया तो जल मिलाने से अचानक से क्या होगा, उसमें से बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलेगी। आस्फलित होने का मतलब है बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलेगी जिससे कि आप जल सकते हो। तो इसलिए कभी भी अगर एसिड हो और उसमें अगर आप पानी डाल रहे हो या फिर पानी के अंदर एसिड डाल रहे हो तो सावधानी पूर्वक डालना, क्योंकि उसमें से बहुत खतरनाक ऊष्मा निकलती है, आप जल सकते हो। तो ये बचाओ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये भी। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि परबल अम्ल के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो परबल अम्ल के 2 उदाहरण दे देना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। दुर्बल अम्ल का उदाहरण दे देना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी एंटा एसिड के रूप में, जो अपन एंटा एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। तो ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया इसको बोलते हैं। इसके बाद में आपको देखिए क्या करना है, अमाशय में HCl की भूमिका को बताना है। इसका ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाशय में HCl की क्या भूमिका होती है? देखिए, HCl जो है अमाशय में पाया जाता है और HCl एक तेजाब होता है जो क्या करता है, जो भी अपन भोजन लेते हैं जो अमाशय में जाता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के काम आता है। छोटे छोटे टुकड़े करने के काम आता है और जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे पेट में आ जाते हैं उनको तुरंत नष्ट कर देता है। जैसे कि अभी अगर आप कभी खाना खा रहे हो और अगर आपने कीड़ा कुछ भी खा लिया हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके खाने में चींटियां आ गई है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो अमाशय में चली जाती है तो अमाशय में क्या होता है? HCl क्या करता है? तो उसको जड़ से समाप्त कर देता है, उन सभी बैक्टीरिया जीवाणुओं को सबको मार देता है। तो अमाशय में HCl की भूमिका आपको जरूर याद करना है। इसके अलावा दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? देखो, हमारे डेली लाइफ में पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व है। दंत शरण, यानी अगर मान लीजिए हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। अगर 5.5 होता है और अगर हम क्या करें, अगर हम कोलगेट ब्रश नहीं करें तो अगर 6.5 अगर ज़्यादा पीएच मान हो जाता है तो ज़्यादा पीएच मान से क्या होगा, हमारे दांतों का शरण होने लग जाएगा। मृदा का पीएच, अगर अपने को उर्वरता को बढ़ाना है तो मृदा का पीएच अपन क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। मानव के पाचन में भी पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साधारण नमक में रसायन, साधारण नमक यानी NaCl में केमिस्ट्री के बहुत सारे यौगिक आप देख सकते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो आप, NaOH है, और CaOCl2 विरंजक चूर्ण का आपको रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो वो CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए, आपको बहुत सारे साधारण यौगिकों का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में लवण यानी लवण, और इसके अलावा मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो अपन हड्डियां टूट जाने के बाद में जो प्लास्टर करवाते हैं वहाँ पर पीओपी का उपयोग करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं। और इस पीओपी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaSO4.H2 होता है। मैंने अभी आपको बताया, सभी जितने भी दैनिक जीवन में उपयोगी साधारण यौगिक उन सभी का वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें। इसके बाद में आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला। अम्लीय वर्षा और उसके दुष्प्रभाव क्या है? अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा देखिए क्या होती है कि वर्षा जो होती है बादलों में क्या आता है, जैसे कल कारखानों की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ऊपर चली जाती है, जिससे कि अम्लीय वर्षा होती है। और अगर अम्लीय वर्षा होती है और उसके दुष्प्रभाव आपको खेतों पे देखने को मिल सकता है। हमारे शरीर की, अगर अम्लीय वर्षा का पानी हमारे शरीर से टच हो जाए तो हमारे शरीर में खुजलियाँ वगैरह ऐसी बीमारियाँ हो सकती है। तो आपको अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव जरूर पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा अम्ल की अधिकता, यानी अम्ल की अधिकता अगर पेट में हो जाए तो क्या होगा? अगर अम्ल की अधिकता अगर पेट में हो जाए तो बहुत ज़्यादा जलन होगी। और इसका निवारण करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको बताया, इसका निवारण करने के लिए अपन इनो के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसे अपन एंटा एसिड के नाम से जानते हैं।
पीएच परिवर्तन के कारण जो दंतशय होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद करके जाना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दंतशय कब होता है? जब पीएच मान गड़बड़ा जाता है। पीएच मान गड़बड़ा जाता है यानी मुंह का पीएच मान जैसे 5.5 होता है लगभग, अगर वो पीएच मान ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षरण होने लग जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके जाना है। इसके अलावा दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न लवण, ये देखिए बहुत सारे विभिन्न लवण हैं, और जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा का केवल सोडियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे बहुत सारे यौगिक है। इसका लिंक आपको मिलेगा, आप वहां पे जरूर देख लेना, ठीक है। ये मैं आपको समरी बता रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके निर्माण की विधि और इसके प्रमुख उपयोग आपको जरूर याद करने हैं, जरूर याद करने हैं। इससे प्रश्न जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपने याद नहीं किया तो मान लीजिए आपके इसमें नंबर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। इस तरीके से मैंने आपको अम्ल, क्षार एवं लवण जो पार्ट है उसका सारांश बता दिया है। किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। यानी 3 प्रश्न है और 3 प्रश्नों में से एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक अतिलघुरात्मक आएगा और एक निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है। तो मैंने जो जो पॉइंट बताए आपको इनको तो पढ़ना है। यानी जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है, अगर वो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा तो अम्ल, क्षार और लवण के 6 नंबर है, उसके 6 नंबर के 6 नंबर से 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ में, तो आप मेरा तीसरा पार्ट देखना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।